Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. बात करते हैं वोकैब को लेके फिर से। आपने कुछ वर्ड सुने, जाइगेंटिक, मैमोथ, कोलेसल। क्या आप इनके डिफरेंसेस भी जानना चाहते होगे कि कैसे कैसे डिफरेंसेस आते हैं? हम कह देते हैं विच क्राफ्ट होगा, सॉर्सरी होगा। क्या इनके डिफरेंसेस कभी सुने हैं? तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और आपको बड़े अच्छे से वर्ड्स उनके डिफरेंसेस बताते हैं। तो ये है आपका पावर वर्ड्स लर्न प्रैक्टिस एंड मास्टर। आज हम बात करेंगे डे 24 में ऐसे ही वर्ड्स की। तो बस आपसे एक गुजारिश है, पेन पेपर तैयार रखें और जो चीज़ें आपको लगती हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है उन्हें ज़रूर नोट कर लेंगे। आज हम बात करें पहले शैतानियत की। सबसे पहली बात होगी तो वर्ड होगा डायबोलिज्म। डायबोलिज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ द डेविल, डेवलिश और विकेड कंडक्ट, मतलब बुरी चीज़ों की पूजा करना, डावलिश चीज़ों की पूजा करना या उसके बारे में सोचना, उनको सिद्ध करना, ऐसी बात समझो, वो डायबोलिज्म होता है, यानी कि शैतानियत होती है। द नॉवल एक्सप्लोर्स थीम ऑफ डायबोलिज्म एंड डार्क मैजिक। आपने शायद कभी कोई ऐसा नॉवल पढ़ा हो या मूवीज़ देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है ना कि शैतानियत को लेके बनाया गया था, डायबोलिज्म को लेके बनाया गया था, डार्क मैजिक या ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं उसको लेके बनाया गया था। तो डायबोलिज्म होता है, वैसे देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म जैसा लगता है, वो अलग चीज़ है, और डायबोलिज्म अलग चीज़ है। ये भूत प्रेतों की बात करता है, शैतानियत की बात करता है, ये बात करता है ब्लैक मैजिक की। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, वहाँ से हमें कुछ और चीज़ें समझ आएंगी। अब जैसे जो विच क्राफ्ट होता है तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है विचेस की। चुड़ैलों की बात करता है, उनके स्पेल की बात करता है, मतलब जादू की, जादू टोना चुड़ैलों से, उसको हम विच क्राफ्ट कहते हैं, उसे हम विचेस वाला कहते हैं, विच क्राफ्ट हम कहते हैं। ठीक है, विच। अच्छे स्पेलिंग याद रख लें, WITCH होती है, वैसे जो हम WHICH पढ़ते हैं वो विच अलग होता है। ठीक है, सिलेक्शन वाला। तो ये विचेस होती हैं, चुड़ैल होती हैं। मैकबेथ की जो ओपनिंग होती है वो ऐसी होती है ना कि 3 विचेस एंटर्स, वहीं से शुरुआत होती है, थंडरिंग, लाइटनिंग। ओके, सॉसरी क्या होता है? सॉसरी, सॉसरी को आप कह सकते हो ये पूरी तरीके से सुपर नेचुरल एलिमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को लेके हम कह सकते हैं वो सॉसरी होता है। थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में हम यूज़ करते हैं, जैसे विच क्राफ्ट से विचेस के लिए हो रहा है, इसको हम थोड़ा ब्रॉड टर्म में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जो मैजिक है वो भी ब्रॉड टर्म है, मैजिक कुछ भी हो सकता है, आप उसमें जादू कैसा भी कर सकते हैं, वो कुछ छुपा हुआ है, कुछ भी मैजिक हो सकता है। बच्चे मैजिक करके दिखाएंगे तो हो सकता है कि आपने एक कलर के अलग अलग, मतलब एक ही कलर से मल्टीपल फ्लावर्स बना दिए, किसी ग्लास के अंदर से बहुत सारा पानी निकाल दिया, सब मैजिक होता है। तो इसमें सुपर नेचुरल हो भी सकता है, सुपर नेचुरल नहीं भी हो सकता, मे बी साइंटिफिक हो। ठीक है, जो विजर्डली होता है इसको हम ऐसे समझ लो, अगर मैं इसकी सही बात करूं तो स्किल्ड होता है, लेकिन स्किल्ड कैसा? जो मैजिकल है, मतलब आपने देखा होगा, कहते हैं ना वो इंग्लिश का विजर्ड है, वो इंग्लिश विजर्ड है, मैथ्स विजर्ड है, यानी कि वो जो विजर्ड होता है वो मतलब होता है विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हम ऐसे यूज़ करें कि उसको बहुत स्किल्ड इंसान है वो, मतलब जादू बिखेर देता है उसमें। ठीक है, वहाँ हम कहते हैं। ये जो नेक्रोमेंसी होता है ना, इसमें जो नेक्रो वर्ड है, नेक्रो वर्ड का मतलब होता है डेड। तो नेक्रोमेंसी क्या होगा? वर्शिप डेड, सिर्फ मरे लोगों की पूजा करना, वर्शिप डेड, उसको आप क्या कहते हो? नेक्रोमेंसी कहते हो। ठीक है, अब इधर आते हैं तो हमने कहा क्या होगा? पवित्रता, होलीनेस होगी, गुडनेस, अच्छाई होगी। ये जो पाइटी होता है इसको हम यूज़ करते हैं डिवोशन से। याद रखना, ये डिवोशन के लिए यूज़ किया जाता है कि जब आप किसी चीज़ के प्रति अपना डिवोशन शो करते हैं तो आप पाइटी का यूज़ करते हैं। सैंक्टिटी पवित्रता होती है, बस इसको आप ये समझो कि तो होलीनेस के लिए होता है। डिवोशन अलग चीज़ है, होलीनेस अलग चीज़ है। ठीक है, वर्च्यू माने कोई गुण हो सकता है, आपके अंदर भी कोई वर्च्यू हो सकता है, वो ये रिलीजियस भी हो सकता है, नॉन रिलीजियस भी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि वर्च्यू है तो वो रिलीजियस ही होगा। अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण को वर्च्यू कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा होता है जब आप कहते हो ना द डिस्पर्सन और स्प्रेड ऑफ एनी पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड, मतलब जब स्प्रेड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, या स्प्रेड हो जाना या डिस्पर्सन हो जाना किसी भी इंसान का देयर ओरिजिनल होमलैंड से, जैसे आप मतलब इस देश में रहते छोड़ के दूसरे देश में चले गए, ठीक, तो आप क्या कह सकते हो? डायस्पोरा, आप उसको कह सकते हो। द ज्यूइश डायस्पोरा हैज़ कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो ज्यूइश का डायस्पोरा है ना,
मतलब उनका जो प्रवासी समूह है, हैज़ कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ज्यूज की कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसका वो डायस्पोरा है, यानी कि उसके कौन है, वो प्रवासी समुदाय हैं, कि मतलब यहाँ भी रहते हैं कोई ज्यूस तो वो उनका डायस्पोरा है। मानो कुछ पाकिस्तान में रहते हैं डायस्पोरा होगा, इंग्लैंड में रहते हैं डायस्पोरा होगा, ठीक है। उसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो डायस्पोरा का मतलब क्या हो सकता है, ये डिस्पर्सन होगा, अलगाव होगा। प्रवासी होते हैं ना, अलग हो जाना। स्कैटरिंग होगा, फैल जाना। माइग्रेट कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जैसे हम कहते हैं ना माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, वो होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, बांट देना होगा। स्प्रेड माने फैल जाना होगा, ओके। अब इधर आते हैं, कंसंट्रेशन माने आपस में जुड़ जाना। गैदरिंग होगा, होमलैंड होगा, असेंबली हो जाएगा। और कन्वर्जेंस मतलब होता है दो चीज़ों का एक साथ आ जाना, ठीक है। जब दो चीज़ें आपस में मुड़ जाती हैं, दो आइडियाज़ आपस में मिलते हैं, तो उनको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आसान वर्ड थे, इसमें आप कन्वर्जेंस को याद रख लेंगे। ये आइडियाज़ के लिए भी हो सकता है ना, कि दो आइडियाज़ आपस में, दो आइडियोलॉजीज आपस में मिली, तो आपने कहा ये कन्वर्जेंस हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब होता है विभाजन। डाइकोटमी का मतलब होता है विभाजन, चीज़ों को अलग अलग कर देना। अ डिवीज़न और कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में डिवीज़न है या फिर कंट्रास्ट है। दैट आर और आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और एंटायरली डिफरेंट, मतलब जिन्हें कहा जाता है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, एंटायरली डिफरेंट है, तो उसको हम डाइकोटमी कहते हैं। डाइकोटमी को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे देयर इज अ क्लियर डाइकोटमी बिटवीन गुड एंड इविल इन द स्टोरी। स्टोरी में गुड और इविल के बीच में पूरी डाइकोटमी है, यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा, एक बात बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम कहते हैं ना, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके कहनी और करनी में बहुत अलग अंतर होता है, कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है ना, वो डाइकोटमी होगा, समझ गए। तो डाइकोटमी मतलब है तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। तो कथनी मतलब कहना, वचन अलग है तुम्हारे, और करना अलग है, तो इस डिफरेंस को आप डाइकोटमी कह सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि कथनी और करनी के डिफरेंस को आप डाइकोटमी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग है, कहते कुछ हो करते कुछ हो, ठीक है, डाइकोटमी होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसका क्या होगा सिनोनिम, हमने कहा कंट्रास्ट होगा, सिनोनिम सीधा सीधा है, कंट्रास्ट कर रहे हो। सेपरेशन है, अलग अलग है। पॉलरिटी होता है ना, पोलराइजेशन, यानी कि इस पोल वाले तुम उस पोल वाले, अलग अलग बातें करना, ये इस पोल के, तो क्या है, डाइकोटमी है। नेक्स्ट आपने कहा अपोजिशन हो गया। अच्छा, डाइवर्जेंस अभी पढ़े ना, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस माने जुड़ जाना होता है, तो डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस है, विचारों में मतभेद है, अलग अलग विचार है, डाइवर्जेंस है। यूनिटी जुड़ा हुआ होगा, सिमिलैरिटी मतलब मिला हुआ होगा, एग्रीमेंट होगा, हार्मनी होगा, और कंसेंसस होगा। कंसेंसस मतलब सहमति होती है, ठीक है, कंसेंसस होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है डिक्टम। अच्छा, मैं एक डिक्टम को बताऊं, ये देखने में कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, DATUM जो होता है आपका डेटा है ना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि डिक्टम है डेटम है, तो कंफ्यूज मत होना, डेटम अलग होता है। डेटम ये इसकी डेटा की सिंगुलर फॉर्म होती है, ये सिंगुलर है, और ये डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो डेटा डेटम होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्टम। क्या है, डिक्टम। डिक्टम आपका कथन या वचन होता है। अ फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोर्स, मतलब होता है ना कि किसी अथॉरिटेटिव सोर्स से एक बात निकलती है कि ये सबको मानना होगा, ये स्टेटमेंट है या ये एक रूल बनाया गया है, उसको कहते हैं अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल। एक छोटा स्टेटमेंट है जिसमें सब कुछ सच है, या फिर वो ट्रूथ है, या फिर वो प्रिंसिपल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिक्टम, ठीक है, डिक्टम है। द जजेस डिक्टम वॉज क्लियर एंड लेफ्ट नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, मतलब जो जज का डिक्टिम था ना, जज का कथन था, जज ने जो भी कहा वॉज क्लियर, मतलब जजमेंट को आप क्या कह रहे हो, उसको आप डिक्टिम कहते हो, ठीक है, उसको आप डिक्टिम कहते हो। द जजेस डिक्टिम वॉज क्लियर एंड लेफ्ट नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के लिए कोई रूम नहीं। इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मैं इस स्टेटमेंट को इंटरप्रीट करके बताता हूँ कैसे कहा गया, नहीं, बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर कहते हैं ना, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर मतलब इतना साफ है, लाउड एंड क्लियर है, इसके लिए कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में आप लाउड एंड क्लियर जैसे मुहावरे का यूज भी कर सकते हो, ठीक। सो डिक्टम क्या होता है, डिक्टम एक कथन होता है, डिक्टम एक मानो जजमेंट है, वो आपके घर में भी हो सकता है कि हमारा डिक्टम है, मतलब हम सब लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो डिक्टम हो सकता है। डिक्टम का क्या होगा, अब पहला वर्ड है प्रोनाउंसमेंट, बिल्कुल सीधा सीधा वर्ड है, किस चीज को कहना, कथन होगा। आप प्रोक्लेमेशन कह सकते हो आपके, तो ऑफिशियल होगा, कोई भी ऑफिशियल असर्शन कर देना, डिक्लेरेशन कर देना और अनाउंसमेंट कर देना, ठीक है। तो
कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होता है आप उसे प्रोक्लेमेशन कह सकते हैं। साइलेंट, चुप्पी छांट देना, क्वेश्चन होगा। अच्छा, एम्बी जो वर्ड आता है हमेशा बोध के लिए आता है, तो एम्बिग्यूटी है, विचार क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटी है, वेगनेस है, ठीक है। तो वेग है मतलब विच इज नॉट क्लियर, ये वेग है यानी कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, वेग होगा, उसके लिए आप यूज करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है वेग, अक्सर हम बोलते रहते हैं, ठीक है, आपस में बोलते हैं वेग है कि तुम्हारी बातें तो बड़ी वेग लगती हैं मुझे, मतलब फेंकते ज्यादा हो आते हैं। डिक्टाट, डिक्टाट क्या होता है? डिक्टाट मतलब होता है अनिवार्य आदेश होगा, जैसे एन ऑर्डर और डिक्री। डिक्री क्या होता है? डिक्री मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, इसको ही लिख देते हैं। ये क्या होता है? ये होता है आपका ऑफिशियल ऑर्डर। डिक्री पास हुआ है कोई, इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसेंट, समझ गए? तो ये ऐसे समझो जैसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, तो वैसे लग रहा है ना डिक्टाट, डिक्टेटरशिप। ये तो तुम्हारी डिक्टेटरशिप है, जो चाहा वो रूल लगा दिए। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि ये नियम गवर्नमेंट ने पास किया, यू हैव टू फॉलो, तो तुम कहते हो तो डिक्टेटरशिप है। तो डिक्टेटरशिप में जो नियम पास हुआ उसको क्या कहते हैं हम? डिक्टाट कहते हैं। अनिवार्य आदेश है, मतलब तुमसे कंसेंट नहीं ली गई है कि तुम मानोगे नहीं मानोगे, बट इट इज इम्पोज्ड ऑन यू। एक वर्ड होता है ना इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है थोप देना, तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया है, इट इज इम्पोज्ड, ठीक है। डिग्री क्या होता है? कोई ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर हो सकता है। आपने कहा नया डिग्री आ गया हमारे सामने, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आप देख सकते हो कि ऑफिशियल ऑर्डर कोई भी हो गया, डिक्टाट हो गया, तो मतलब कहने का हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। द न्यू रेगुलेशंस वर सीन एज अ डिक्टाट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नए रेगुलेशंस ऐसे लगते हैं जैसे हमारे ऊपर डिक्टाट है, थोपे गए हैं, मतलब सिर्फ डिसीजन ले लिया गया, हमें से बताया जा रहा है, ठीक है, हमारी कोई कंसेंट नहीं है इसमें, तो उसको कहते हैं डिक्टाट, डिक्टाट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। हमने कहा डिक्री होगा, बिल्कुल सही बात है। एडिक्ट होगा, ठीक है, वो भी रूल होता है। ऑर्डर होगा, कोई मैंडेट आता है, तो अक्सर सुनते हो ना कि गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है, एक ऐसे घोषणा पत्र आते हैं ना कि मैंडेट क्या निकाला है तुमने, डायरेक्टिव्स क्या है। अब ये अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट में क्या है? कोई ऑर्डर नहीं है, इट्स अ रिक्वेस्ट, है ना, मान लो प्लीज, कंसेंट दी जा रही है, ठीक। नेक्स्ट आ गया, ये सजेशन है, ये प्रपोजल है, या ये रिकमेंडेशन है। इट्स नॉट कि आपके ऊपर थोपा गया, रिकमेंडेशन है कि इट विल बी गुड अगर आप ऐसा यूज करते हैं। ये एक अपील है, अपील होती है ना, प्रार्थना है आपसे, तो प्रार्थना डिक्टाट का अपोजिट होगा, ठीक। डिक्टाट मतलब इम्पोज्ड ऑन यू, एंड रिक्वेस्ट मतलब वी वांट योर कंसेंट कि यार चलो हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। सो इसलिए ये इसके अपोजिट हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आइए। डाइलैपिडेट, डाइलैपिडेट होता है जीर्ण करना। अब जीर्ण थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, हम कहाँ बोलते हैं, तो कहते हैं बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है, ठीक है। हम हिंदी के वर्ड भी वैसे ही बोलते हैं ना, जो बस डेली लाइफ में, कि बिल्डिंग की हालत तो आप बिल्कुल खस्ता हो रखी है, हम कहाँ कहते हैं बिल्डिंग क्या जीर्ण हो रखी है। ऐसा बोल भी दिया किसी के सामने, कहेगा भाई क्या हो रखी है, तो जीर्ण उसको भी समझाना पड़ेगा। टू कॉज समथिंग टू फॉल इनटू डिसअपियर और रुइन, मतलब टू कॉज समथिंग हो जाएगी क्या चीज, टू फॉल इनटू टुकड़ों में टूट जाएगी, डिसअपियर हो जाएगा, रुइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बता रहा हूँ, RUINS, रुइन्स जो होता है ये नाउन होता है, और इसको हम कहते हैं खंडर। खंडर क्या क्या होते हैं बच्चों? डिसयूज्ड बिल्डिंग्स, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि मिसयूज्ड बिल्डिंग है, ये डिसयूज्ड बिल्डिंग्स हैं जो लंबे समय से यूज नहीं हो रही है, तो उसको आप क्या कहते हो? उसको आप ruins कहते हो, डिसयूज्ड बिल्डिंग्स, ओके। तो आपने कहा था ओल्ड हाउस वाज डाइलैपिडेटेड आफ्टर इयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, जो पुराना घर था वो डाइलैपिडेटेड, उसका जीर्ण हो चुका है, मतलब खस्ता हालत में पहुंच चुका है, आफ्टर इयर्स ऑफ नेग्लेक्ट, सालों से काम ही नहीं हुआ घर के अंदर, तो घर खस्ता हालात में, कभी भी दीवारें गिर सकती है, प्लास्टिक गिर सकता है, छत गिर सकती है, तो उस कंडीशन को आप डाइलैपिडेटेड कंडीशन में कह सकते हैं। तो कोई बिल्डिंग आपको दिखाई दे, आपने कही डाइलैपिडेटेड बिल्डिंग है, इसकी डाइलैपिडेटेड कंडीशन है, ठीक है, तो द बिल्डिंग इज इन डाइलैपिडेटेड कंडीशन, ऐसा आप इसको कर सकते हो, एडजेक्टिव भी बना सकते हो ईडी लगा के। नेक्स्ट आते हैं डाइलैपिडेट, इसका मतलब रुइन हो गया, ठीक है, वर्ब है तो रुइन लिखे, नाउन होता तो रुइंस लिखते। डिके हो जाएगा, खत्म, डिटेरियोरेट हो जाता है, पहले से कमजोर होते जाना, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि चीजें डिग्रेड हो रही है, वैसे नीचे भी लिखा है दैट इज डिग्रेड होना। नेक्स्ट है बच्चों क्रम्बल कर देना, इनटू पीसेस, इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, किसी चीज का छोटे छोटे पीसेस में टूटते चले जाना, क्रम्बल हो जाना। रिस्टोर कर देना, पहली वाली स्थिति में पहुंचा देना। रिनोवेट कर देना, चीजों को नया बना देना। रिबिल्ड करना, रिफर्बिश कर देना या रिवाइटलाइज कर देना। वाइटलिटी होती है पावर, शक्ति, किसी के अंदर ताकत भर देना, रिवाइटलेट कर देना। नेक्स्ट है डिलेमा। डिलेमा क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप अनेबल होते हैं डिसीजन लेने के लिए। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा आपने सुना भी होगा, कभी मुहावरा पढ़ा होगा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ
डिलेमा, इसका यही मतलब होता है कि आप अनेबल टू डिसाइड हो। अ सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स, मतलब दो डिफिकल्ट चॉइस में से आपको चॉइस लेनी है कि क्या करना है। तो अ सिचुएशन इन विच अ डिफिकल्ट चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स, दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव के बीच में एक डिफिकल्ट चॉइस लेनी है, तो वो डिलेमा दुविधा होती है। ये होता है ना, दुविधा बहुत ज्यादा है। दुविधा ये है कि फैमिली में भी मेरी जरूरत है, फैमिली छोड़ू या जॉब के लिए बाहर चला जाऊं, तो ये दुविधा वाली कंडीशन होती है, क्योंकि दोनों चीजें बराबर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। फैमिली भी उतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप घर में अकेले हैं, और जॉब भी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड मनी। तो ऐसी कंडीशन को आप डिलेमा कह सकते हो। शी फेस्ड अ डिलेमा अबाउट वेदर टू स्टे एट हर करंट जॉब और टेक अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ये भी बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि मतलब आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो ये रहता है कि वहाँ मतलब सिक्योरिटीज बाकी की सिक्योरिटीज कितनी होंगी, जॉब कब तक रिटेन रहेगी, क्या मैं वहाँ एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, दैट वन टाइप ऑफ थिंग। तो इसको भी डिलेमा कह सकते हो। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो समटाइम्स यू वांट टू मूव इन अ न्यू करियर, एट दैट टाइम यू फील कि भाई वो जो चीज है वो मेरे लिए सही होगी या नहीं होगी। तो ऐसे डिसीजन जब आप लेते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, यू आर इन द कॉम्प्लेक्स कंडीशन, तब आप उसको डिलेमा कह सकते हो, ठीक है। तो इट्स नॉट इजी टू टेक अ डिसीजन इन डिलेमा। नाउ लेट्स मूव टू द सिनोनिम्स पार्ट। क्वांडरी होगा, क्वांडरी होगा, प्रीडिकामेंट होगा। अभी जो प्रीडिकामेंट होता है बेटा, इसका मतलब होता है जैसे आप किसी मेंटल स्टेट में है, जटिल कंडीशन में है, ठीक है। इसको आप मान लो टफ पोजीशन कह सकते हो आप, कि आप इन द टफ पोजीशन हो। आप किस में हो बेटा? टफ पोजीशन में फंसे हो, आपको नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। यहाँ जो क्वांडरी होता है ये सीधे सीधे आप बस कंफ्यूजन के लिए यूज कर सकते हो कि तो कंफ्यूजन की बात कर रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन की बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉब्लम है, डिलेमा हो गया। प्लाइट माने दशा होती है आपकी, जिस स्थिति में आप हैं उसको दशा कहा जाता है, ठीक है ना, जैसे द प्लाइट ऑफ द पुअर, गरीबों की दशा, ठीक। नेक्स्ट आइए, सॉल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन होगा, सर्टेनिटी होगी, आंसर होगा और क्लैरिटी होगी, मतलब क्लियरिटी है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, डिलीजेंट। अक्सर बोला जाता था इंटेलिजेंट, तभी कोई टीचर हमारी क्लास में बोल देता था डिलीजेंट। हम पूछते थे क्या अंतर है, कह देते थे सेम ही है दोनों, ठीक है, बस तुम मेहनत करके इंटेलिजेंट बने हो इसलिए तुम डिलीजेंट हो, मेहनती हो, ठीक। डिफरेंस है, समझेंगे। आइए, जो इंटेलिजेंट होता है वो इनबॉर्न है, वो बचपन से ही टॉपर रहता है। डिलीजेंट वो होते हैं जो उसको पीछे छोड़ के कभी 5th क्लास या 10th क्लास में टॉप कर जाते हैं, वो डिलीजेंट ऐसे समझो। हैविंग और शोइंग केयर एंड कॉन्शियसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटी, मतलब अपने वर्क में, ड्यूटीज में कॉन्शियसनेस मतलब बहुत ज़्यादा ताकत दिखाना, दृढ़ निश्चय दिखाना और केयर दिखाना, ठीक है, अपने पूरे नॉलेज को यूज़ करना, वो होता है डिलीजेंट। द स्टूडेंट वॉज डिलीजेंट इन कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, वो बहुत डिलीजेंट है अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, तो उसको आप डिलीजेंट कह सकते हो, यानी कि मेहनती होगा, पूरा दिमाग यूज करता है, केयरफुल होता है, ऐसा नहीं हार्ड वर्क, मतलब वो ऐसा वाला नहीं कि जैसे ऐस के जैसे गधे के जैसे काम कर रहा है, ठीक है, दैट वन टाइप ऑफ, थोड़ा डिलीजेंट है, मेहनती है लेकिन केयरफुल भी है। अब यहाँ आगे देखो, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग हमेशा याद रखना, ये जर्नल टर्म होती है, मतलब कोई भी हार्ड वर्किंग हो सकता है, इसमें प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूं तो ये हार्ड वर्किंग हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रोडक्टिव कितना हूं। ये जो इंडस्ट्रियस होता है ना, इसको लिख लो बेटा, ये प्रोडक्टिव होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं ना कि जब वो काम करता है तो कुछ ना कुछ मतलब बना ही लेता है, तो आप उसको इंडस्ट्रियस कह सकते हो कि मेहनत तो वो भी करता है बट लिटिल प्रोडक्टिव सेंस में है। हार्ड वर्किंग एक ब्रॉडर काम है, मतलब कोई भी हार्ड वर्किंग, ये सारे जितने भी नीचे लिखे ये सारे हार्ड वर्किंग है, लेकिन इनके आउटपुट्स इनको डिसाइड करते हैं, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट आइए, मेटिकुलस होता है जो किस बारे में बात करता है बेटा? ये बात करता है डिटेल्स के बारे में, लिख लो डिटेल्स के बारे में। मेटिकुलस होता है जो डिटेल्स को लेके बहुत केयरफुल होता है, डिटेल्स को लेके प्लस केयरफुल होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स को लेके केयरफुल होता है। डिलीजेंट सीधे सीधे हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, इसमें भी बस वही है कि अपनी पूरी केयरफुल तरीके से यूज करता है। कॉन्शियंशियस का मतलब भी होता है एक्सेसिव केयर, ये एक्सेसिव केयरफुल है, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक्सेसिवली, एक्सेसिवली केयरफुल। लेजी हमें पता है, नेग्लिजेंट होता है जो मतलब परवाही नहीं करता चीजों की। इंडोलेंट होता है लेजी, ठीक है, सेम ही है, मतलब लेजी है, इंडोलेंट है, काम नहीं करता है। लैक्स मतलब होता है चूक, जैसे कहते हैं ना चूक हो गई बेटा किसमें, सिक्योरिटी में, तो उसको आप कह सकते हो लैक्स होगा। स्लोपी के दो मतलब होते हैं, एक तो ये वेट होता है, गीला जो होता है ना स्लोपी होता है, तो उसको स्लोपी कह सकते हो। एक होता है नॉट केयरफुल,
नॉट केयरफुल, ठीक है, जो केयर नहीं करता है, तो उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, नॉट केयरफुल, एंड वेट के लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक है, इट्स केयरफुल, ओके, दिस वन। चलिए नेक्स्ट वर्ड आएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिटिव। अब डिमिनिटिव माने होता है कोई भी चीज जो छोटी हो, साइज में बहुत छोटी हो, एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, मतलब समझ लो कि साइज में बहुत ही छोटी है। मानो कोई इंसान है, जैसे आपने कहा था कि कौन बहुत कम उम्र साइज का या हाइट का इंसान है, तो आप कह सकते हो डिमिनिटिव है। कोई चीज़ बड़ी होनी चाहिए लेकिन वो बहुत छोटे साइज में बना देगी, डिमिनिटिव होगा। डेस्पाइट है डिमिनिटिव साइज, शी हैड अ कमांडिंग प्रेजेंस। आगे समझ, डेस्पाइट है डिमिनिटिव साइज, मतलब आप इसको ऐसे मत सोचो कि बॉनी, यहाँ और तरीके से यूज किया गया है कि आप उस तरीके से बता रहे हो कि जितनी बड़ी कमांडिंग पोजीशन है ना, उसके हिसाब से उसका साइज बहुत छोटा है। आप मेरी बात समझे कि कैसे, ऐसे नहीं कहा गया कि मतलब वो बोनी है तो वो कैसे कमांडिंग पोजीशन, नहीं, इसको उस तरीके से यूज किया गया कि जितनी बड़ी उसकी कमांडिंग पोजीशन है ना, कहते हैं ना, कहावत है कि छोटी सी है लेकिन ताकतवर बहुत है, या छोटी सी है लेकिन चलाती बहुत है, दैट टाइप ऑफ, कि जो उसकी पावर उसको दी गई है उसके हिसाब से उसका साइज बहुत छोटा है। तो डेस्पाइट ए डिमिनिटिव साइज शी हैड अ कमांडिंग प्रेजेंस, कमांडिंग प्रेजेंस है, यानी कि छोटी बेशक है लेकिन कमांडिंग बहुत है। ओके, नेक्स्ट आइए। अब इसमें आ गया स्मॉल, आपका हो जाएगा टाइनी हो जाएगा, ठीक। ये पटीट क्या होता है, ये यूज किया जाता है बच्चों स्मॉल, या स्मॉल नहीं लिखते हैं, या तो आप लिखो ये यूज करते हैं गर्ल के लिए और वीमेन के लिए, who has less height, जिनकी हाइट कम होती है उनके लिए आप पटीट यूज करते हैं, ठीक है। पटीट मतलब हाइट कम है, बस ये याद कर लो। माइन्यूट मतलब छोटा सा होगा, ठीक है। डिमिनिटिव मतलब छोटा भी बात कर रहे थे। ये मैमोथ होता है बेटा, साइज के लिए यूज किया जाता है, और साइज बहुत ज्यादा बल्कि जब हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं मैमोथ है। इनॉर्मस मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा इनॉर्मस है, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वेल्थ भी हो सकती है, इनॉर्मस, ठीक है, मैसिव बड़ा होगा। जाइगेंटिक भी जो आता है ये भी साइज के लिए आता है, ठीक है, ये भी बल्कि होता है। अगर मैं देखूँ तो मैमोथ में और इनमें डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल हम अक्सर यूज करते हैं किसके लिए, इट्स फॉर मैन मेड के लिए हम यूज करते हैं। कोई चीज मैन मेड है, जैसे स्टैच्यू आपने देखे ना, आपने कहा जो स्टैच्यू है ना, ये क्या है, ये कोलोसल है। कोलोसल है मतलब मैन मेड, कोई चीज बहुत बड़ी है उसको आप कोलोसल कह सकते हैं, वो उस सेंस में आप कोलेस्ट्रॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़े डिफरेंसेस जो होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कहीं मतलब समझ कैसे आएंगे, आप ऐसे यूज करो, क्योंकि स्टैच्यू आपको दिखाई देता है बहुत बड़ा सा, तो आपने कहा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोई चीज आपको इरेगुलर शेप में बड़ी सी दिखाई देती है तो आपने उसको जाइगेंटिक या मैमोथ कह दिया, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है डायोरामा। डायोरामा क्या होता है, 3 आयामी प्रदर्शनी होती है। मतलब आप ऐसे समझो, आपने अपने घर पे ना सोचा कि यार एक मतलब होता है ना आर्ट वर्क है कि एक छोटा सा गांव बसा के दिखाते हैं। आपने छोटे छोटे घर रखे, उसमें एनिमल्स रखे, ठीक है, ग्रास लैंड तैयार किए, सब कुछ आपने बताया, पीछे पहाड़ बनाए। तो उस तरीके का जो 3 डायमेंशनल हो उसको आप कहते हो डायोरामा। 3 डायमेंशनल मिनिएचर और लाइफ साइज्ड सीन इन विच फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ नेचुरलिस्टिक सेटिंग, ठीक है। कभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, जैसे आप कहते हैं ना कि मैंने से एक प्रोजेक्ट किया था विलेज का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दिखा, कुआं था और चीज़ें 3 डायमेंशनल थी, मतलब सिर्फ पेपर पे नहीं बनाई गई थी, मैंने छोटी छोटी हट्स बना बना के उनको वहाँ पे रख दिया, ठीक है। रास्ते बना दिए, वेल बना दिया, कुआं बना दिया, खेत बना दिए, ट्यूबवेल बना दी, ठीक है। याद आ रहा है कुछ ऐसा, कभी अगर आपने किया तो उसको आप डायोरामा कह सकते हैं, ठीक, याद करने वाली बात है। द म्यूजियम्स डायोरामा ऑफ एंशिएंट लाइफ कैप्टिवेटेड द विजिटर्स। अब ये भी है, जैसे अगर आप अक्षरधाम मंदिर में गए हैं तो वो जो विजिट कराते हैं वो पूरा डायोरामा है। आप जाते हैं ना अंदर से जब बोट में बैठ के, तो वो पूरा क्या दिखाते हैं कि गांव के लोग कैसे रहा करते थे, कैसे बैठे थे, कैसे लेक्चर दिया जाता था पेड़ के नीचे बैठ के, वो आप पूरा डायोरामा कह सकते हो। क्योंकि डायोरामा क्या है कि मतलब वो 3 डायमेंशनल है, उसको आप यूज करेंगे। अच्छा वर्ड लगा। अब ये क्या होता है, वो डिस्प्ले होता है किसी भी चीज़ का। अब डिस्प्ले तो डिस्प्ले ही है ना, वो मतलब चीज़ें नॉन लिविंग है, हमने पर डिस्प्ले पे लगा रखे। अब आदमी तो डिस्प्ले पे नहीं लगाओगे। एग्जिबिट होगा, मैंने एग्जिबिट किया है कि देखो हमारे पास क्या क्या फीचर्स है, मॉडल होगा, शोकेस होगा, किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, अपोजिट सीधी बात है, ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसको सिर्फ दिखाने की कोई, अपोजिट होगा लिविंग। जैसे ये चीज़ रियलिटी है, ये लाइव एक्शन है, या फिर आपने कहा ये एक्चुअलिटी होती है, ऑथेंटिसिटी होगी या
फैक्चुअलिटी होगी, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट अब बन गया कि ये फैक्ट है, ऑथेंटिक है, मतलब दिखाया नहीं गया, एग्जिबिटेड नहीं है। अब आपने आंसर आदमी देखा 3D में बना हुआ है, आप कह सकते हो रोबोट जैसा बिल्कुल लगता है, इंसान जैसा ही रहा, लेकिन लग रहा है ना इंसान जैसा, इंसान नहीं है, तो इसका मतलब वो एग्जिबिटेड है, और ये क्या है, फैक्चुअलिटी है, तो इसका अपोजिट ये बन जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके 10 वर्ड्स। आई होप आपने अच्छे से इनको सीखा होगा, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स थे और आप इन्हें याद भी कर सकते हो, बढ़िया से यूज़ करो। बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हमने वर्ड्स पढ़े हैं, कितने अच्छे अच्छे से वर्ड्स हैं ये, तो यूज़ करने से ही वोकैब याद रहती है, वैसे याद नहीं रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर, तो चलो बेहतरीन से 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं। पहला है डेड इन द वाटर। डेड इन द वाटर का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। डेड माने मरा हुआ है, इन द वाटर समथिंग दैट हैज फेल्ड एंड हैज नो होप ऑफ बीइंग रिवाइव्ड। मतलब ऐसे समझे, कहीं बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा तो वहाँ बहुत सारी वेजिटेशन खत्म हो जाती है, ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट्स मर जाती हैं। तो जो ओवर वाटरिंग की वजह से मरे हैं तो अब उनके जीने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो फंगस फैल जाता है, ठीक है। तो आपने कहा द प्रोजेक्ट इज डेड इन द वाटर नाउ दैट द फंडिंग हैज़ बीन कट, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, डेड इन वाटर है, मतलब पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल है। नाउ दैट द फंडिंग हैज़ बीन कट, फंडिंग को कट कर दिया गया, कम कर दिया गया, उसको फंडिंग भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डेड इन वाटर का यूज़ आप ऐसे कर लेते हो। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहलाता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम आप पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो इसका मतलब होता है डोंट एज्यूम सक्सेस और अ पॉजिटिव आउटकम बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। मतलब ऐसा मत एज्यूम करो सक्सेस और पॉजिटिव आउटकम को बिफोर इट इज एक्चुअली हैपन्स, की होने से पहले ही आपने मान लिया, ठीक है। यू माइट गेट द प्रमोशन बट डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन पहले ही क्या करो, ये मत करो कि अपने काउंट्स कर लो चिकन को कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो एक और कहावत है ना इंग्लिश में, दे आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, ठीक है, कि होने के बीच में और करने के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कभी कभी चीज़ें सामने होते हुए भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट, डाउन टू द वायर क्या होता है, समथिंग दैट इज ओनली डिसाइडेड एट द लास्ट मोमेंट। मतलब आप डिस्कशन कर रहे हो कि भाई हम घूमने जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें, तो किसी ने कहा कि खाने के लिए क्या बनाना है, तो वही वाली बात हुई ना कि ये डाउन टू द वायर है, मतलब ये सबसे लास्ट में डिसाइड होगा, पहले बाकी चीज़ें प्लान कर लेते हैं। द निगोशिएशन वेंट डाउन टू द वायर बट दे रीच्ड एन एग्रीमेंट। मतलब निगोशिएशन थी ना, वेंट डाउन टू द वायर, वो बहुत दूर तक चलेगी, लास्ट मोमेंट तक चलेगी, बट दे रीच्ड एन एग्रीमेंट, और फाइनली एक ना एक एग्रीमेंट बन के आ गया, कंसेंसस बन गई कि चलो ये डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आइए, ड्राइव समवन अप द वॉल। ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है टू एनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसली, किसी को एनॉय करना, इरिटेट करना। अब ड्राइव समवन अप द वॉल, आपने इसे वॉल में किसी को दबा दिया, ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, एनॉय होगा। द आपने कहा द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट इज ड्राइविंग मी अप द वॉल। मतलब एक जो बराबर कंस्ट्रक्शन साइट से शोर आ रहा है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, ये ड्राइव कर रहा है मुझे कहाँ, अप द वॉल, मतलब कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस सेंस में आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइए, ड्राई रन क्या होता है। ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल और प्रैक्टिस सेशन। कहते हैं ना कोई भी प्रोजेक्ट कल लॉन्च होगा तो कहते हैं ड्राई रन करके देख लेते हैं। अक्सर हर प्रोजेक्ट का एक ड्राई रन होता है, सॉफ्टवेयर का एक ड्राई रन होता है, कार भी बनते हैं उसका भी ड्राई रन होता है कि रिहर्सल देख लेते हैं, ठीक है। तो वी आर डूइंग अ ड्राई रन ऑफ द प्रेजेंटेशन टू मेक श्योर एवरीथिंग गोज स्मूथली। हम एक ड्राई रन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन का, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि सब कुछ स्मूथ जाने वाला है, सब कुछ ठीक से जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, डॉग ईट डॉग। अब कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, रुथलेसली कॉम्पिटिटिव। आ गया समझ कि आदमी आदमी को मारने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए, तो वही है डॉग ईट डॉग, ठीक है। कहते हैं ना आजकल कंपटीशन इतना है कि गला काटने के लिए तैयार है, लोग एक दूसरे को मार के आगे बढ़ रहे हैं, तो वो डॉग ईट डॉग है, रुथलेसली कॉम्पिटिटिव होगा। इट इज़ अ डॉग ईट डॉग वर्ड इन द बिजनेस सेक्टर, मतलब ये बिजनेस सेक्टर में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। इट इज़ अ डॉग ईट डॉग वर्ड इन द बिजनेस सेक्टर। नेक्स्ट है ड्रॉप इन द ओशियन, या फिर देखो यहाँ कभी कभी क्या मिल जाता है, BUCKET बकेट भी मिल सकता है, ठीक है ना, ड्रॉप इन द बकेट होगा। अच्छा, बकेट के लिए एक वर्ड आता है PAIL, ये भी याद रख लेना। पेल माने भी बाल्टी होती है, बकेट,
और PALE माने होता है येलो। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड्स, ऐसे कभी सामने आया करें ना तो चेन को याद कर लिया करो, तो इससे आपका रिवीजन स्ट्रांग रहेगा कि ये तो पूरी बकेट है, ठीक है। आपने कहा अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट इज नॉट इनफ टू मेक अ डिफरेंस। कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, आपने सुना होगा ना ऊंट के मुंह में जीरा, कि भाई ऊंट को आपने जीरा दिया खाने के लिए, कहाँ पेट भरेगा, तो वही ऊंट के मुंह में जीरा वाली कंडीशन, ड्रॉप इन द ओशियन आप कह सकते हो या ड्रॉप इन द बकेट आप कह सकते हो। द एड प्रोवाइडेड वॉज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन कंपेयर टू वॉट वॉज नीडेड। जो आपने एड प्रोवाइड की है ना वो बस लाइक ए ड्रॉप इन द ओशियन है कंपेयर टू व्हाट वाज नीडेड, जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। तो ड्रॉप इन द ओशियन होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डेड रिंगर। डेड रिंगर क्या होता है? एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ वेरी सिमिलर टू समवन और समथिंग। किसी का कोई एग्जैक्ट डुप्लीकेट है, उसके जैसा ही दिखाई देता है, वो किसी चीज से सिमिलर हो सकता है, किसी वस्तु से सिमिलर हो सकता है, समवन समथिंग। तो शी इज अ डेड रिंगर फॉर हर मदर। वो अपनी मदर की क्या है, आप ऐसे लिख लो सीधे सीधे, वो अपनी मदर की डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, ठीक है। तो आप कह सकते हो डेड रिंगर है। तो डेड रिंगर का मतलब डुप्लीकेट होता है। डिग योर हील्स इन टू रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन और पोजीशन। इसको आप ऐसे देखो, जब बच्चे होते हैं आप उन्हें कुछ मनाने की कोशिश करते हो तो पैर पटकना शुरू कर देते, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। गुस्से में एक दो चांटा भी लग जाता है, लेकिन फिर फाइनली वही है, करना होता ही नहीं है, ठीक। उसी कंडीशन में आप पहुंच गए, डिग योर हील्स इन, अपने अपने घुटने गाड़ दिए वहीं पे कि अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। हिंदी में वैसे कहते हैं ना घुटने गाड़ देना, कि अब बस इससे आगे मैं मूव नहीं करूंगा, ये लास्ट है। इसका मतलब टू रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन और पोजीशन, अब आप आगे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो डिस्पाइट द प्रेशर शी डग हर हील्स इन एंड रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। डिस्पाइट द प्रेशर, कितना भी प्रेशर होने के बाद भी शी डग हर हील्स, उसने मना कर दिया, घुटने गाड़ दिए, एंड रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो डग योर हील्स का मतलब होता है बिल्कुल एकदम घुटने गाड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड इन द रफ, मतलब someone or something with potential but in need of work or refinement, ठीक है। with potential but in need or of work or refinement। तो someone और something क्या है? with potential, ताकत के साथ है। diamond in the rough है, कहते हैं ना वो हमारा ब्रह्मास्त्र है, जब जरूरत होगी तो बहुत काम करेगा। द यंग एक्टर इज अ डायमंड इन द रफ विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जो एक्टर है ना यंग एक्टर, वो डायमंड इन द रफ है, वो किसी भी एडवर्स कंडीशन में परफॉर्म कर सकता है, वो किसी भी एडवर्स कंडीशन में काम कर सकता है। यानी कि जब हम परेशानी में, तो समझो हमारा तारणहार है, वो डायमंड इन द रफ है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो डायमंड इन द रफ है, जब हम परेशानी में होते तो हमें परेशानी से निकाल देता है, उसको आप डायमंड इन द रफ कहते हो। तो ये थे बच्चों आपके 10 इडियम्स, आपने इनको याद किया होगा, अच्छे से रिवीजन किया, एक बार रिवाइज और करना, ठीक। इनको लिखना और कुछ को जरूर याद करना। अब जैसे डायमंड इन द रफ है तो इसको आप तारणहार करके कह दो भाई कि कौन आपका डायमंड इन द रफ है, मतलब जो पोटेंशियल है, नीड ऑफ वर्क और रिफाइनमेंट के काम आता है, तो आप उसको कह सकते हो वो कौन है, डायमंड इन द रफ होगा। तो ये कुछ बैचेस हैं आपके लिए गाइज, आप लोग तैयारी करें CDS 2026 और 1 2026 के लिए। तो CDS का बैच आपके लिए डिजिटल बेंचर्स की एप्लीकेशन पर लाइव है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी OT के लिए भी आपके लिए बैच लाइव है, आप पूरी एजुकेटर्स की टीम को आप देख सकते हैं, ये सब लोगों ने आपको बैच पढ़ाया है। उससे अलग 2025 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो CDS का जो बैच है रिवीजन कोर्स, वो आपके लिए लाइव है, ठीक है। कुछ बच्चों को हमें पता है, वो जानते हैं कि उन्हें किस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, तो आपके लिए हमने कैप्सूल कोर्सेज भी बनाए अलग अलग। जैसे किसी को पॉलिटी में प्रॉब्लम है तो कासिफ सर का बैच है, इंग्लिश में ही से प्रॉब्लम है तो मेरा पूरा बैच है, मैथ्स के लिए दीपेंद्र सर का बैच है, डॉक्टर अभिषेक सिंह का बैच है, ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए कासिफ सर ने और अभिषेक सर ने पढ़ाए। तो ये सब कुछ है, सारे बैचेस हैं। उससे अलग आप देख सकते हैं इफ़ यू नीड टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज आप पूरी CDS की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, OTA की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उससे अलग आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, तो ये भी आपके लिए लाइव है। हैंड रिटन नोट्स बहुत बच्चों की चॉइस होती है क्योंकि टॉपर्स के द्वारा लिखे गए हैं, तो आप बच्चे चाहते हैं कि मुझे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं जो बिल्कुल क्रिस्पी कंटेंट में लिखा गया हो, तो आपके लिए अवेलेबल है। पूरे CDS के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, पूरे OTA के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, आप किसी एक सब्जेक्ट के नोट्स भी ले सकते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ओके। तो क्या है भाई डिजिटल बेंचर्स, जिस पे आप डेली आते हैं। डिजिटल बेंचर्स आपको देता है स्टडी प्लानर, यहाँ आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, मॉक टेस्ट और हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ आपको मिलते हैं, सब कुछ ये मिल जाता है। साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं।
एवरीथिंग स्टार्ट विद 99 रुपीज़, 7800099699 ये हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है। आप कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कुछ करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं। वी विल गाइड यू एंड असिस्ट यू। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, हमसे जुड़े रहें। इंडियाज़ फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। एंड गाइज नंबर जरूर नोट कर लेंगे 7800099699। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।